कहानी की शुरुआत में हम हैंक को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और हमें यही बता रहा था कि इन द एंड हर कोई मर जाता है। वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल में काफी ज्यादा तबाही फैली हुई थी और उसकी हालत भी काफी खराब थी। वो यही बता रहा था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहलवाया जाता था, लेकिन अब देखो मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरी हालत कितनी खराब है। यहाँ पर जितने भी एफ फाइंड के डिमोनिक मॉन्स्टर्स आए थे, मैंने उन सभी का मुकाबला किया और उन सभी को मार दिया। लेकिन आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होना था? जब से मैं एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट में आया, यहाँ पर 7 डीमंस की बजाय 8 डीमंस आ गए थे और वो अपने बारे में यही बताने लग जाता है कि हम इंसान इन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसमें सारी मेरी ही गलतियाँ है। मुझे पहले पता लगा लेना चाहिए था कि यहाँ पर कितना खतरा है और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इन सभी को बचाना था। फिर उसकी आंखों के सामने एक डीमन खड़ी हुई थी, वो कि उसकी कॉप्स को लेने के लिए आई थी। वो यही बताने लग गया था कि मैंने इतने सारे डीमंस को मारा था कि डीमन क्वीन यहाँ पर आ गई और उसने मेरी कॉप्स को हासिल करने की कोशिश की। और फिर इसी के साथ मुझे वहां पर एक लाइट दिखाई देती है और इसी लाइट के साथ ही वो किसी और जगह पर पहुंच गया था। वहां पर उसके साथ कुछ और भी स्टूडेंट खड़े हुए थे और ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और यहाँ पर इसकी हेल्थ भी काफी वीक थी। वो काफी हैरान था और ये कहता है कि आखिर मैं किस जगह पर आ गया, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? और कोई मुझे आकर ये बता दो कि मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये मुझे काफी ज्यादा रियल दिखाई दे रहा है। जब वो अपना फेस चेक करता है तो उसी के साथ चिल्लाने लग गया था। वो ये कहने लग जाता है कि ये मेरा फेस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा फेस तो बहुत ही कूल था, उसमें तो अलग ही करिश्मा था और उसके साथ साथ हैंडसम भी था। अब इसे देखो, ये भला कोई फेस हुआ? और यहाँ पर आखिर मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये जगह कौन सी है? और इसी जगह के बारे में बताया गया था कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि हिलोएस रीजन था। और वहां पर एक कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम था जी, और वो सारे स्टूडेंट्स को ये कह रहा था कि तुम्हें अपने दिमाग से सारी बातें निकालना होंगी। तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है तुम इन सभी को भूल जाओ। तुम अब एक सिपाही बन चुके हो और सिपाही का काम दूसरों की हिफाजत करना और बाकियों को उम्मीद दिलाना होता है। वो इन्हें हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि ये सन 3069 की बात है कि जब यहाँ पर एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट आया था और उसके बाद से ही हमारी दुनिया का नक्शा चेंज हो गया। और यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं जिन्हें हम डीमंस कहते हैं, उन्होंने इंसानों के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया और जो भी इंसान उनके हत्थे चढ़ता था वो उन्हें मार देते थे। और हमारे इंसानों की बात की जाए तो डीमंस ने हमारे इंसानों की काफी हद तक कमी कर दी थी, लेकिन हमने भी फिर उनका मुकाबला करना सीख लिया। हमारे पास एक ऐसा मेथड आ गया जिसकी मदद से हम उनका फेस टू फेस मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि इंसानों ने ट्रांसप्लांटेड आर्मर का फतह कर लिया था। उसी की मदद से वो उन पर अटैक किया करते थे और इसी की वजह से इस आर्मर की में एक ऐसा क्रिस्टल पाया जाता था, उस क्रिस्टल का यूज करने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ काफी हद तक इंक्रीज कर जाती थी। ये डीमंस के साथ मुकाबला कर सकते थे। और ये 60 साल पहले की बात है कि यहाँ पर एक ऐसा वॉरियर आया था जिसका नाम था एंग। उसकी मदद से ही तमाम सोल्जर को और ज्यादा उम्मीद मिली। उसने बाकी सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। उसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वेव का मुकाबला किया था। इस डीमन वेव में काफी सारे डीमंस शामिल थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। और हमारी जो डीमंस के साथ उस वक्त बैटल हुई थी, इस बैटल में काफी सारे लोग मारे गए थे और ये बैटल काफी लंबे अरसे तक चलती रही और पूरी दुनिया में काओस फैल गया था। लेकिन हम इंसान भी हिम्मत नहीं हारने वाले थे। हम इंसानों ने डीमंस की रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था और फिर इंसानों की उम्मीद की वजह से ही हम इस जगह पर पहुंच गए जहां पर आज हम खड़े हैं। लेकिन इसी दौरान हमने काफी सारे काउंटलेस नोबल और स्ट्रॉन्ग सोल्जर को भी खो दिया जो कि हमारे लिए काफी मायने रखते थे। और इन्हीं में से स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर रैंक, उसने अपनी जान गंवा दी, वो भी 7 फिन डीमंस के साथ फाइट करते हुए। और इस बैटल को बैटल ऑफ डॉन के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों ने शहादत दी थी। और वहां पर खड़ा हुआ एंग ये सारी बातें सुन रहा था और अपने मन में ये कह रहा था कि वहां पर 7 फिन डीमंस नहीं थे बल्कि 8 फिन डीमंस थे। लगता है कि अभी तक इंसानों को नहीं पता चला। और वहीं पर उनका कमांडर चलाते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हमारे सिपाहियों की वजह से हो रहा है कि बाकी लोग आराम से अपनी लाइफ गुजार पा रहे हैं। और हमारी ये सिपाहियों की आइडेंटिटी कोई आम आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक नोबलेस आइडेंटिटी है, क्योंकि हम इसमें प्रोटेक्शन और लोगों को होप देते हैं।
क्या तुम सभी सोल्जर मेरी ये बात सुन रहे हो? सभी सोल्जर उसकी ये बात सुन रहे थे और वो सारे के सारे चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि हाँ कमांडर, हम आपकी बात को सुन रहे हैं। फिर उसकी नज़र हैंक पर पड़ जाती है। वो एक दुबला पतला सा था और वो उसे देखकर ये कह रहा था कि क्या मैंने सही कहा? आगे से हैंक कोई जवाब नहीं दे रहा था कि तभी कमांडर जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसे ये कहता है कि मैंने जो तुमसे बात की, क्या तुम उस बात को नहीं समझ पाए? वो काफी गुस्से में था और उसे ये कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आगे से एंग ये कहता है कि भला मैं इसे क्या बताऊं? क्या मैं इसे बता दूं कि मैं एंग हूँ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी मेरा यकीन करेगा, क्योंकि एंग को गुजरे हुए तो 60 साल हो गए हैं और मैं इस बॉडी में आ गया। कमांडर उससे यही कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा नाम इतने अजीम नाम पर रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके लिए बेइज्जती का कारण बन रहे हो। इतना सुनना ही था कि एंग काफी हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आज भी उसका नाम वही था जो 60 साल पहले था। फिर आगे से कमांडर उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे ये कहता है कि तुम एक स्टूपिड हो। तुम तो कल्टीवेशन के एक लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तुम यहाँ पर सिपाही बनने के लिए क्यों आ गए? बस इतना कहते साथ ही फिर उसे पकड़कर जमीन पर दे मारता, जिसकी वजह से एंग की हालत खराब हो गई थी। और एंग मन मन में ये कहने लग जाता है कि ये बॉडी तो बहुत ही यूजलेस है। मुझे लगा था मैं किसी अच्छी बॉडी में आया हूँगा, लेकिन इस बॉडी के होते हुए तो मैं तो कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। और वहां से जाते हुए कमांडर उसे ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो मैं एक प्रॉपर अटेंशन दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वहां पर कैसे परफॉर्म करते हो। और फिर चिल्लाते हुए ये कहता है कि तमाम सिपाही, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो सारे कहते हैं कि हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं। तो आगे से ये कहता है कि अब तुम सभी लोग एलिवेशन फील्ड में चले आओ। एंग की हालत काफी खराब पड़ी हुई थी। तभी एक लड़का उसके पास आ जाता है। उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? एंग कहता है कि हाँ अभी तक मैं जिंदा हूँ। उस लड़के का नाम था लान और वो उसे ये कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। वहीं पास से एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम था सीतू, और वो एंग को देखते साथ ही ये कहती है कि तुमने अपना नाम एंग क्यों रखा? तुम्हें तो वो एबिलिटी भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा नाम एंग होगा तो उसमें तुम्हारे पास वही एबिलिटी आ जाएगी जो पुराने एंग के पास थी? तुम तो बहुत ही बड़े बचकाने हो। वो उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह रही थी और ये कहते साथ ही सीधू वहां से चली जाती है। उसकी ये बातें सुनने से साथ एंग काफी गुस्से में आ गया था और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या गलत है? इसने मेरा नाम ऐसे क्यों लिया? इसे मेरे नाम की क्यों परवाह नहीं है? जिस पर लान उसे ही बताता है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मोस्ट एंटिसिपेटेड एवोल्यूशन सोल्जर है। इसे लोग कोल्ड ब्लडेड डीमन के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये हमारे बैच की लीडर भी है, तो इससे बचकर रहना। और ऊपर से ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो नोबल फैमिली है। उस फैमिली का नाम है सीतू फैमिली। जैसे ही वो सीतू का नाम सुनता है उसी के साथ एंग को कुछ याद आने लग गया था। वो ये कहने लग जाता है कि ये नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर लान उसे अपनी जगह पर उठाता है, जिस पर आगे से एंग उसे थैंक्स कहता है। वो दोनों अपनी जगह से उठ रहे थे कि तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है। उन दोनों की फोटोज लगने लग जाती है क्योंकि उसे ये ब्रोमांस लग रहा था। जैसे ही वो दोनों उस लड़की की तरफ देखते हैं तो आगे से वो लड़की कैमरा निकाल कर मुस्कुराते हुए उन्हें ये कहने लग जाती है कि तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो और जो काम कर रहे हो उसी काम पर लगे रहो। उसकी ये बातें सुनने के साथ ही लान और हैंक दोनों काफी गुस्से में आ गए थे। उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी फोटोज लो। जिस पर आगे से वो लड़की ये कहती है कि हाँ हाँ मैंने तुम्हारी फोटोज ली, तो इसने गलत किया है। और ऊपर से मेरा नाम मैं सुई और तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। और उसके मन में अभी भी ब्रोमांस वाली ही बातें चल रही थी और उन दोनों की फोटोज लिए जा रही थी। उसके दिमाग में ऐसे ख्याल जा रहे थे, जबकि एंग के मन में एक ही बात थी और वो यही थी कि अब भी मेरी शेप की बात करी जाए तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में आ सकता हूँ। अब मैं जो आगे आगे काम करने वाला हूँ इन सभी के मैं मुंह बंद कर दूंगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनका टेस्ट शुरू हो चुका था। पहले टेस्ट में उन्हें रन करना था और वो सभी लोग एक लाइन में बैठ जाते हैं। हैंक को ऐसा लग रहा था कि इस रेस में वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की बात देखो कि वो लास्ट में आता है। और इतना ही नहीं बल्कि लास्ट में भी आने वाले रिकॉर्ड को उसने ब्रेक कर दिया था। एंग ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे, लेकिन एंग के मन में ये बात चल रही थी कि ये बॉडी तो बहुत हॉरिबल है। अब नेक्स्ट टेस्ट में आर्म स्ट्रेंथ चेक की जानी थी और इसमें भी वो बैटरी तरीके से फेल हो जाता है। अब उसका थर्ड टेस्ट शुरू हो चुका था। इसमें उसके लेग स्ट्रेंथ से चेक की जानी थी, इसमें भी वो फेल हो जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बॉडी तो एक यूजलेस बॉडी है, उसी के साथ ही वो अपना सर पकड़ लेता है और ये कहता है कि मुझे क्या पता था कि मैं इतना बदकिस्मत निकलूंगा। मैं फर्स्ट तो आ रहा हूँ लेकिन लास्ट में। वो वहीं पर सैड बैठा हुआ था, तभी लान उसके पास आ जाता है और ये देखते साथ ही सीओ भी वहां पर आ जाती है और उसकी फोटो बनाने लग जाती है।
उसके मन में यही बात आ रही थी कि शायद आखिरी बार वो इसकी फ़ोटो ले रही है। और इन सभी को नोटिस करने वाला कोच सीधा कमांडर के पास जाता है और कमांडर याओ को यही बताता है कि जो एबिलिटी हैंग के पास है उसे देखा जाए तो इसे सेकंड एलिवेशन के राउंड में नहीं लेकर जाना चाहिए, इसे अभी यहाँ से एलिमिनेट कर दो। तो आगे से कमांडर कोच को ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो एक शकीनी मंकी है, उसके बावजूद भी उसका हक है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, क्या तुम मेरी बात समझ गए? वो ये बातें काफी गुस्से में कह रहा था। इस पर कोच ये कहते हैं कि यस साहब सर, मैं आपकी बात समझ गया। कि तभी फिर सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। इस राउंड में उनकी ये असेसमेंट थी कि यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी को आर्मर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना था। और यहाँ पर वो खुश हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बन जाएगी और उसके पास एक चांस है जब वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उसकी ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो 96% थी। और ये सब कुछ विल पावर पर डिपेंड करता था, अगर मेरी विल पावर ज़्यादा होगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और मैं इन सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं किस राम का बंदा हूँ और जो मेरे में फ्रीक्वेंसी पाई जाती है तुम सभी लोगों से ज़्यादा है, इसलिए मुंह बंद हो जाएंगे। फिर उसने आर्मर पहन लिया था और ये कहने लग जाता है कि अब की बार मैं देखना चाहता हूँ कि अब की बार आर्मर कैसे बनाए गए हैं, क्योंकि 60 साल पहले तो ये काफ़ी भारी हुआ करते थे। अब उसने जैसे ही आर्मर पहना था तो काफ़ी खुश हो गया था, ये कहता है कि इस बार के आर्मर तो काफ़ी पतले हैं। तभी सीतू लियो की बारी आ जाती है। सीतू जैसे आगे बढ़ी थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 39% थी, जिस पर वो पास कर जाती है और सभी लोग इसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। और इसी सीतू फैमिली के बारे में बाकी लोग बातें करते हुए कहने लग जाते हैं कि इनकी फैमिली हमेशा से काफ़ी अमेजिंग रही है, इनमें काफ़ी टैलेंटेड लोग पाए गए हैं। बाकी लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो इस गर्ल का पीछा करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी नाम कमाने वाली है, जबकि वहाँ पर खड़े हुए एंग के मन में यही बात चल रही थी कि ये तो काफ़ी वीक है। और पिछले 60 सालों में जो कोई भी बंदा यहाँ पर अपने सैक्रेशन के बारे में पता करने आया था उनकी फ्रीक्वेंसी कम ही थी, ये पहली थी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा थी, इसलिए ये एक जीनियस बन गई थी। वो जैसे ही आई थी तो तभी वहां पर खड़े हुए सारे लोग उसकी तारीफें करने लग जाते हैं, कोई उसकी ढाल चाल की तारीफ करने लग गया था, कोई उसके बालों की तारीफ करने लग जाता है तो कोई उसकी आंखों के कलर की तारीफ करने लग जाता है। वो भी जैसे ही दरवाजे की दूसरी तरफ जाती है तो मन ही मन में बातें करते हुए ये कहने लग जाती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, मुझे 39% मिल गया है, ये तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और जो कोई भी मुझे वहां पर देख रहा था वो सारे के सारे लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। एंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार ही 39% फ्रीक्वेंसी हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं होता। और वहीं पर खड़ा हुआ लान फिर उसे ये कहने लग जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी उसे देखकर मुझे काफ़ी जोश आ गया, मुझे लगता है कि मेरी भी आज फ्रीक्वेंसी अच्छी होने वाली है। और वो अपने साथ खड़े हुए एंग को देखते हुए ये कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो, इसकी क्या बात है? तो एंग कहता है कि भला मैं क्यों नर्वस हूँगा, ये सब कुछ तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। इस पर लैंग हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम ये सब कुछ पहले कर चुके हो? वो उसे यही बताने लग जाता है कि जो भी पहली दफ़ा फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। एक बंदा जो कि फ्रीक्वेंसी को पहली दफ़ा चेक करवाने के लिए गया था उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसके फ्रीक्वेंसी रेट था 12%, जिसकी वजह से वो भी ये एग्ज़ाम पास कर जाता है। और जो लोग जो कि इस को बिल्कुल भी नहीं आराम से सह पाते तो वो वहीं पर हार मान जाते हैं, क्योंकि एक लड़की की बारी आई थी और वो वहीं पर हार मान गई थी। तब इतने में वहाँ पर लैन की बारी आ जाती है। जैसे लैन वहाँ पर गया था तो उसकी सैक्रोडाइज फ्रीक्वेंसी थी 24%। इतना ही नहीं गए तभी वहाँ पर सुई की भी बारी आ जाती है, सुई की फ्रीक्वेंसी थी 30%। इन सभी स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसीज काफ़ी हाई थी और वहाँ पर खड़े हुए कमांडर ये देखकर ये कहते हैं कि इस बार लगता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। सुई और सभी को मिलाकर उनके पास 6 ऐसे स्टूडेंट आ चुके थे जो कि फ्यूचर में काफ़ी नाम कमा सकते थे। और फिर कमांडर की फिलहाल नज़र किसी और पर नहीं बल्कि एंग पर थी और वो दिखना चाहता था कि इसमें कितनी क्वालिटी पाई जाती है। एंग की जैसे ही बारी आई थी तो वहाँ पर खड़े हुए सारे स्टूडेंट उसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये भी जल्दी हार मान जाएगा, इसकी बॉडी इसे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। जबकि हैंग के मन में यही चल रहा था, वो मन ही मन में ये कह रहा था कि तुम सभी लोगों को मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वहां पर जाकर उसे अपने लिए क्रिस्टल को चूज करना था तो वो रेड वन को चूज करता है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ कोर था। अब हैंग हमें यही बताने लग गया था कि यहाँ पर 6 किस्म के कोर्स होते हैं। रेड वाला स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, येलो वाला डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वाला रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वाला निविलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जिसके पास पर्पल होता है वो उसके सुपर नेचुरल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और एंड में ब्लैक बचता है
जिसमें टाइम और स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो उसने सूट पहना हुआ था कि उसकी सिंक्रोनाइजेशन एबिलिटी का पता लगाया जाता है। वो ये कह रहा था कि इसका सारा दारोमदार विल पावर पर होता है। तुम्हारी विल पावर ज़्यादा होगी तो सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अब जैसे ही सारी चीज़ें उससे सारी तारें वगैरह लग जाती हैं तो उससे पूछा जाता है क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? तो एंग कहता है कि हाँ, इस सब के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी। सारे लोग इसे देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। उसकी सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी बढ़ते-बढ़ते 40% तक पहुँच जाती है, जिसे देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक थे। जबकि यंग मन ही मन में यही कह रहा था कि पुराने दौर में तो ये 96% थी, अब देखो मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो तुम्हारी शक्लें देखने वाली होंगी। वो अपनी पावर को इसी तरह एनकरेज करना शुरू कर देता है। इवन वहाँ पर खड़ा हुआ कमांडर भी ये देखकर काफ़ी डर गया था और ये कहने लग जाता है कि इसकी सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सभी स्टूडेंट भी ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी 80% तक पहुंच जाती है। वो सारे लोग इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि क्या वो चीटिंग कर रहा है, लगता है कि उसका आर्मर ज़रूर ख़राब हो गया होगा क्योंकि वो तो काफ़ी वीक है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी वीक बॉडी के साथ बंदा इतनी ज़्यादा सेकंड फ्रीक्वेंसी कैसे गेन कर सकता है। जबकि एंग के मन ही मन में यही बातें चल रही थी कि मुझ में इतनी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है कि मैं तुम सभी लोगों को घुटने के बल अपने सामने लिटा दूं। यही तो तुम में और मुझ में डिफरेंस है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कि सडनली फिर उसकी वो सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और वो 10% तक पहुँच जाती है। और वहाँ पर एक मैकेनिक आगे बढ़कर कमांडर को ये बताती है कि लगता है कि कोर में ज़रूर कोई ख़राबी होगी होगी। तो वो भी ये कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसके आर्मर में ज़रूर कोई ख़राबी हुई होगी। तब कमांडर उससे यही पूछता है कि उसको 10% मिले ना, तो इस पर आगे से वो मैकेनिक ये बताते हैं कि हाँ 10%, तो इसका मतलब है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। जब बाकी स्टूडेंट को ये पता चलता है तो सारे स्टूडेंट ये कहने लग जाते हैं कि हमें मालूम था कि इसके आर्मर में कोई गड़बड़ है, भला ये इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी साइक्रोनाइट फ्रीक्वेंसी कैसे आ सकती है। और लान जब देखता है कि उसके दोस्त हैं की हालत इतनी ख़राब है तो वो जल्दी से उसके पास आ जाता है, उसे ये कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग ही चकराया हुआ था और वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। तो इस बार लैन उसे उठा लेता है ताकि उठाकर उसे बाहर जा सके। वो उठाकर जा ही रहा था कि सीओ ये देखते साथ ही उन दोनों की फोटोज बनाने लग जाती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब उसे थोड़ा बहुत सा होश आ जाता है और वो ये कहता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। वो यही सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी सैंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर गई। मेरे में इतनी विल पावर थी कि मैं 80% तक उसे लेकर जा सकता था। अगर मेरे पास लो लेवल की भी विल पावर होती इसके बावजूद भी आर्मर को ख़राब नहीं होना चाहिए था और फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। कि तभी वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं। कमांडर को देखते साथ ही सभी सोल्जर अपनी जगह पर खड़े हो गए थे और वो आगे बढ़कर उन्हें ये बताने लग जाता है कि जिसने भी इस असेसमेंट को पास किया है उसे मैं कांग्रेचुलेट कहने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारे रियल कॉम्बैट एबिलिटी को शुरू किया जाएगा, इसमें तुम्हें एक असली डिमोनिक मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग इस असेसमेंट को आराम से पास कर लोगे। और ये सुनते साथ ही सभी स्टूडेंट्स के पसीने छूट गए थे। अब उनके थर्ड असेसमेंट का टाइम हो चुका था, इसलिए वो सभी लोग अगले असेसमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस सब की वजह से हैंक की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो कमांडर के करीब जाते साथ ही ये कहता कि लगता है कि मैं जल्दी सबकी वजह से मारा जाऊंगा। उसकी कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं जिससे कमांडर आगे बढ़कर उठा लेता है। अब जैसे ही हैंक वहां से गया था तो पीछे से कमांडर देखते उससे ये कहने लग जाता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगली असेसमेंट को कैसे पास करते हो। तो उनके लिए बाहर के दरवाजे ओपन कर दिए जाते हैं। तो बाहर जितने भी लोग देख रहे थे काफ़ी एक्साइटेड थे। वो ये कहते हैं कि हम पहली दफ़ा बाहर का माहौल देख रहे हैं। और वहाँ पर खड़ा वैंग भी कहने लग जाता है कि लगता है कि 60 साल के बाद हर कोई यहाँ पर आइसोलेटेड सिटीज़ में रह रहा है। तो कमांडर उन्हें चलाते हुए ये कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बातें करना बंद कर दो। तुम्हें अपना ये टाइम अपने इक्विपमेंट पर यूज़ करना चाहिए। अगर तुम ऐसे बातें करते रहो तो तुम सभी लोग बाहर जाकर मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए मार जाओगे। तो इसमें उसे भी एक कोर मिल गया था। हैंग उस कोर को हासिल करने के साथ ये कहता कि मेरी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। असल में उस वक्त कुछ ऐसा था जो कि मेरी बॉडी में रिजेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा लेवल इतना ड्रॉप कर गया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है? क्यों ये इसलिए हो रहा है कि मेरी सोल इस बॉडी में आ गई है और वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। कि तभी उसे एक डीमन की आवाज़ सुनाई देने लग जाती जो कि उसे यही कह रहा था कि तुम मुझे आउट रैंक्स नहीं कर सकते। इतना सुनने के साथ ही वो काफ़ी घबरा जाता है और ये कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, मेरे सर में क्या हुआ, क्या मैंने किसी डीमन को देखा। कि वो इसी के बारे में सोच रहा था कि पीछे से सीतू आ जाती है और उससे कहते हैं कि क्या तुम यहीं पर खड़े रहोगे। तो एंग ये सुनते साथ ही सीतू को ये कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। कि ऊपर से लान भी आ गया था और वो भी उसे ये कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या तुम ठीक तो हो ना।
कि कमांडर उन सभी को देखने के साथ ये कहते हैं कि लगता है कि सभी स्टूडेंट आ गए, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर लाइन बना लें। तो इसी के साथ ही सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठे होकर लाइन बना लेते हैं। तो ये भी एक टीम में जाकर शामिल हो जाता है। तो सीईओ उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुमने एक टीम को ज्वाइन कर लिया ताकि इससे तुम बचे रहो। तो इस पर रैंक कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आगे से सीतू भी ये कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब हम आ ही गए हैं तो आगे बढ़ो। ऊपर से लहान भी आ गया था और वो ब्रदर रैंक को यही कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा और हमें उम्मीद है कि हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और सीईओ उन चारों की फोटोज ले लेती है। अब उन चार लोगों की एक टीम बन चुकी थी और इसी के साथ फिर उन्हें डिस्पेलिंग स्टेल मिलता है। इसकी मदद से वो फॉग को डिस्पेल कर सकते थे, क्योंकि वहां पर काफी फॉग पाया जाता था और इसी का इस्तेमाल करके उस फॉग को खत्म किया जा सकता था। और कमांडर उन्हें ये बता रहे थे कि तुम चार लोगों की एक टीम बना दी गई है और तुम सभी लोग मिलकर अपने अगले टेस्ट को पास करोगे। उन सभी को छोटे छोटे पत्थर दे दिए जाते हैं। ये पत्थर भी उस फॉग को डिस्पेल करने के काम आ सकते थे और हर टीम को वो एक दे दिया गया था। और उनका मिशन यही था कि उन्हें आगे बढ़ना था। उन्हें कुछ फॉग में लाइट्स नजर आएंगी, उस फाइट जाते साथ ही वहां पर डिवाइस को इंटर करना जिसकी मदद से वो फॉग को डिस्पेल कर सकें। और इसमें तुम्हारी टीम मेट्स का होना ज़रूरी है, उन्हीं की मदद से पता लगाया जाएगा कि तुमने इस टेस्ट को पास किया या फिर फेल किया है। और इतना ही नहीं, उस फॉग के परे मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं, डीमंस भी हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें उन खतरात का सामना करना पड़ेगा और पहले ही इन सभी के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें बस टीम के तौर पर रहकर काम करना है और इन सभी लोगों का मुकाबला करना है। वहां पर खतरात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और तुम्हें उनका भी मुकाबला करना होगा। तुम्हें डीमंस के साथ फाइट करनी होगी और जो कोई पहले डीमन को मारेगा तो उसे एक टाइटल मिलेगा, वो भी वॉरियर का। अब वो ये कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बातें समझ गए होगे, तो ठीक है, अब अपनी असेसन पर जारी रखो। तभी हम एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की का नाम था दादा और उसकी सारी नजरें सीतू पर थी और वो जानना चाहती थी कि सीतू कहाँ तक जाएगी। और अपने साथ खड़े हुए कमांडर और एक और लड़के को भी ये कहते हैं कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वहां पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो कि फास्ट स्क्वाड्रन लीडर था, उसका नाम था जोएल। वो ये कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक ग्रेट वॉरियर जरूर बनेगी। जबकि वहां पर खड़ा हुआ कमांडर ये कहता है कि यहाँ पर एक और भी बंदा है, मुझे उस पर नजर रखना होगी। और वो एंग की बात कर रहा था। वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मैंने ही उसके कोर को चेक करवाया था, उसमें कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। तो फिर आखिर उस वक्त इस क्या गलत हुआ था जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी इतना ड्रॉप कर गई। कि दादा उसे रोकते हुए ये कहती है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो टैंक। ये सुनते साथ ही वो दादा को ये कहती है कि तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो। वो काफी शर्मा गया था और इसके बारे में जोएल अच्छे से जानता था। फिर दादा तैंग को यही कहती है कि तुमने कंफर्म तो कर लिया ना कि वहां पर कोई भी फिन के साथ टीमन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट खतरे में होंगे। तो इस पर तैंग उसे ये बताता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही कंफर्म कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर हमें पता था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स आएंगे, उससे पहले हमने इस जगह को अच्छे से चेक किया था और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक भी वन फिन डीमन नहीं आया। जोएल ये बात सुनने के साथ कहता है कि अगर यहाँ पर एक भी आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो इस पर तैंग यही बताता है कि अगर यहाँ पर एक भी आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने सिपाहियों की हिफाजत करेंगे और उसके साथ फाइट करेंगे। तो इसी के साथ ग्रुप बारी बारी आगे जा रहे थे। अगला ग्रुप सीतू का था, तो इसी के साथ ही सीतू को भी आगे जाना था। उससे ग्रुप के सभी लोग इस सब के लिए तैयार हो जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। कि इतना देखते साथ ही उनके पास जो पत्थर था उसे लेकर सीतू आगे भाग जाती है और वो अपने टीममेट्स को ये कहते हैं कि जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जा। फिर वो सारे तेजी से उसका पीछा करने लग जाते हैं। वहां पर कुछ डीमंस भी अपेयर हो गए थे और डीमंस के साथ मुकाबला भी करने लग जाते हैं। इन चारों का टीम वर्क बहुत ही अच्छा था। ये चारों डीमंस के साथ मुकाबला भी कर रहे थे और आगे बढ़ भी रहे थे। दूर खड़ा हुआ जॉर्ज ये सब कुछ देखते हुए ये कहता है कि ये बात तो काफी अच्छी है। और ऊपर से यंग जैसा कि इन जैसे हजारों डीमंस के साथ पहले फाइट कर चुका था, तो उसे पता था कि इन सभी का मुकाबला कैसे किया जाना है। वो इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस के बारे में अच्छे से जानता था और इसी बात का फायदा यहाँ पर उठा रहा था। फिर एक डीमन आगे आता है। जैसे ही वो आगे आकर एंकर अटैक करता है तो एंग उस अटैक से बाल बाल बचा था और वो ये कहता है कि मैं तो इससे बाल बाल बचा, मेरा रिस्पॉन्स इससे भी और ज्यादा तेज होना चाहिए। फिर उससे बचने के बाद जैसे ही बस पर अटैक करता है तो उससे वो डीमन भी बच जाता है। ये सब कुछ देखने के साथ एंग ये कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी काफी पावर है। फिर उसके पास एक नाइफ था, उसी नाइफ का इस्तेमाल करके जैसे ही उसने डीमन पर अटैक किया था तो डीमन भी उससे बाल बाल बच जाता है। एंग एक बात तो समझ गया था कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहीं पर हरा सके।
उसका दोस्त लांग यही कहता है कि ब्रदर रैंक को तो देख, वैसा लग रहा है कि वो अपने पोर्टल्स के साथ वहाँ पर मजाक कर रहा है, और वहाँ पर खड़ी हुई सुई उसकी फोटोज लेने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें हू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ये कहना लग जाता है कि लगता है कि ये यहाँ पर खड़ा होकर शो ऑफ कर रहा है। और वहीं पर खड़ी हुई जैली ये सब कुछ देखने के साथ यही कहती है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्योंकि ये तो मुझे काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। और जोएल भी ये देखने के साथ यही कहता है कि ये तो मुझे एक वेटरन लग रहा है। वहीं पर रैंक भी मन ही मन में यही कहता है कि मेरी इस बॉडी के साथ तो मैं अपनी स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकता, और ऊपर से मुझे थोड़ा बहुत भागने की वजह से सांस भी चढ़ जाती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये बहुत सारी बातें हैं जो अपने मन ही मन में सोच रहा हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इतना कहते हैं साथ ही वो डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर डीमन पर अटैक करके उसे मारता है कि तभी एक रूट आती है जो कि डीमन के आर पार हो गई थी, और डीमन वहीं पर मारा गया था। वहां पर इतनी सारी रूट्स को देखने के साथ लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसी रूट में से एक डीमन बाहर आ जाता है, और ये डीमन कोई छोटा मोटा डीमन नहीं था, बल्कि वन फिन डीमन था। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, जब उन्हें पता चलता है कि ये तो वन फिन डीमन है, उन्हें पता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए थे। और जैली भी सब कुछ देखने के बाद आगे बढ़ते हुए जो लोग वहां पर भाग रहे थे उन्हें ये बताने लग जाते हैं कि तुम सभी को भागने नहीं चाहिए, हमारा लीडर टैंक का इंतजार करो, वो यहाँ पर आकर तुम सभी लोगों को बचा लेंगे। लेकिन वो जो वन फिंग डीमन आया था, वो ये सब कुछ देखकर हैरान था। ये कहता है कि यहाँ पर ह्यूमंस नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे डीमन की स्मेल क्यों आ रही है। उसकी नजर रैंक पर पड़ जाती है। वो ये कहने लग जाता है कि ये तो दिखने में एक इंसान है, लेकिन इससे मुझे डीमन की गंध आ रही है। और उसकी ये बातें एंग भी समझ पा रहा था। वो ये कहता है कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो डीमन यही कहता है कि इतने सारे यहाँ पर डिसिपल्स हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से आखिर वो कौन सा डिसिपल है जिसमें से मुझे डीमन की गंध आ रही है। और इवन वहां पर खड़े हुए सारे लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे कि इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये तो वन फिन डीमन है, हमने तो पहले इसके बारे में नहीं सुना था और ना ही इसे देखा था। वो डीमन उसे पकड़ लेता है, जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े काट दिए गए हैं, मेरी बॉडी भी यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही। और रैंक भी ये बात जानता था कि वो डीमन बहुत खतरनाक है, और जो मेरी ये बॉडी है इसमें कोई स्किल भी नहीं है, ना कोई पावर है, तो मेरा तो उसके साथ मुकाबला करना ऐसा है कि जैसा कि मैं दीवार में अपना सर मार रहा हूँ। और मुझे जो डर लग रहा है ये ऐसे डर है जैसे एक नॉर्मल इंसानों को पहले फिन डीमन को देखकर लगा करता था, लेकिन मैंने ये पहले कभी फेस नहीं किया था। और डीमन ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे मुझे चाहिए, और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को अपनी तरफ खींचने लग गया था। जॉयल ये सब कुछ देखने के साथ चलाते हुए उसे ये कहता है कि तुम किसी को भी टच मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डीमन उसकी एक नहीं सुनता। वही जो नए 4 एग्जामिनीज थे वो उन सभी को लेकर जमीन के अंदर चला जाता है, और ऊपर से टीचर देखकर बस ये कह रहे थे कि वो तो 4 स्टूडेंट्स आंखों के सामने लेकर चला गया और हम कुछ भी ना कर पाए। वो डीमन जमीन के अंदर रहा करता था, इसलिए वो जमीन के अंदर आगे की बढ़ता रहता है, और वो दोनों उसका पीछा करते रहते हैं। और इन द एंड एक जगह पर वो रुक गए थे, और वो दोनों उस जगह पर खड़े होकर ये कहते हैं कि लगता है कि डीमन यहीं पर रुक गया है। वो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर सारी चीजें काफी नॉर्मल थी, लगता है कि वो हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर आए तो उसने हम पर अटैक कर दिया। और ये इतने ज्यादा समझदार कब से हो गए, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ करता था, ये अब क्यों हो रहा है। कि तभी ऊपर से तैंग आ जाता है। तैंग उन दोनों को देखता है, वो काफी गुस्से में था। उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर ऐसे मुंह क्या देख रहे हो एक दूसरे का, आगे बढ़ो, उन्हें बचाओ और उन्हें चेस करते रहो। तो इस पर जोएल यही बताता है कि तैंग तैंग तुम काम डाउन हो जाओ, वो जहाँ तक गया है वो यहीं पर है, यहीं पर उसके सारे ट्रैक्स रुक गए। और जेली सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ खास होगा, इसलिए वो यहीं पर रुक गया। और ऊपर से तैंग तैंग भी उन्हें ये बताता है कि ये टेरेटरी बहुत ही खतरनाक है, अंदर जाना हमारे लिए फिलहाल खतरनाक होगा। उसे कुछ पास्ट की बात याद आ जाती है, जब उसे डीमंस उसके भाई को उठाकर लेकर चले गए थे, और इन्हीं बातों को याद करने की वजह से वो काफी गुस्से में आ गया था। वो खुद को ये सबके लिए ब्लेम करने लग जाता है। वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही चेक कर लेना चाहिए था, ये सारी मेरी ही गलती है। फिर वो उन्हें ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द वापस शहर जाना होगा, वहाँ के लोग पैनिक कर रहे होंगे और उन्हें जाकर हमें हौसला देना होगा। हम तीनों शहर को छोड़कर ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते, हमें पहले यहाँ पर कुछ लोगों को भेजना होगा ताकि जगह को एक्सप्लोर करें। तैंक देंगे सबकी वजह से काफी परेशान था, और जाली ये देखने के साथ खुद की भी काफी परेशान हो जाती है, और वो तैंक तैंक को ही हौसला दिलाती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम काम डाउन हो जाओ। उसे काम डाउन होने का कह रही थी, लेकिन तैंक तैंक उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों शहर चले जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक उनका और वेट करूंगा और उन्हें सर्च करूंगा।
उसकी बात सुनने के साथ जोएल से ये कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो सूरज के डूबने से पहले तुम वापस आ जाना। टैंग टैंग उन दोनों की ये बातें सुनने के साथ उन दोनों को ये कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं पहले ही वापस आ जाऊँगा। जेली सब कुछ देखने के बाद जोएल को ये समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते, अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो आगे से जोएल भी ये कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। बचपन में इसके छोटे भाई को डीमन उठाकर चले गए थे और उसके बाद से ये डीमंस के पीछे पड़ा हुआ है। तो जेली जोएल को ये बताते हैं कि हाँ, और अगर इसका छोटा भाई जिंदा होता तो आज इन्हीं लड़कों की तरह वो नौजवान होता। और ये जो बच्चे डीमन उठाकर चला गया, मुझे पक्का यकीन है कि ये उसे अपने भाई की याद दिला रहे हैं, इसलिए ये उन्हें ढूंढना चाहता है। और तभी हम एन को देखते हैं जो कि अब गुफा के अंदर था। अब उसकी आंख खुलती है तो काफी हैरान था। ये कहता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया गया है? कि तभी उसकी नज़र अपने दोस्तों पर पड़ जाती है जो कि अभी तक वहां पर सही सलामत जिंदा खड़े हुए थे। उन्हें जिंदा देखने के साथ ये भी काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि शुक्र है कि वो लोग तो जिंदा हैं। किन्ने में पीछे से डीमन आकर उसे यही कहता है कि तो तुम जाग गए। उसे अपने के इतना ज्यादा करीब देखने के साथ एन के तो होश उड़ जाते हैं और वो ये कहता है कि ये तो एक वन फिन डीमन है। अब जैसे ही वो जागा था कि तभी वन फिंग डीमन उसके पास आकर उसे ये कहने लग जाता है कि तुम तो बाकियों से जल्दी जाग गया, इसलिए तुम बाकियों से काफी अलग हो। और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बाकियों से कितने ज्यादा अलग हो, इसके बारे में मैं काफी क्यूरियस हूँ। और मुझे एक बात और समझ में आ रही कि तुम्हारी स्मेल हम जैसी क्यों है? तुम एक ह्यूमन हो तो तुम्हारी स्मेल स्ट्रोंगर कैसे हो सकती है? इवन मुझसे भी स्ट्रोंगर है। तो इस पर हैंग आगे से गुस्से में उसे ये कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो चिल्लाता है, अपनी पावर का यूज करता है और इस रस्सियों को खुद से छुड़वाने में कामयाब हो गया था। और वो डीमन पर अटैक करता है लेकिन डीमन उसके अटैक से बच गया था। उससे ये कहता है कि तुम तो ये बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हो। उसे पता था कि इस डीमन के साथ फाइट करने से एंग को कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों को बचाना था और दोस्तों के लिए उसे ये सब कुछ करना ही था। और भी डीमन के बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि ये तो एक रेड कोड डीमन है, ये एक फैजाइल है और इसके साथ फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स हैं जो इससे अलाउ करते हैं, जिसकी मदद से ये तेजी से अटैक कर सकता है और रिएक्ट कर सकता है। और इस सब की वजह से अगर मैं इस पर अटैक करता हूँ तो इसे मैं हराने में कामयाब हो जाऊंगा। और उसकी ये बातें सुनने के साथ ही वन किंग डीमन से ही कहता है कि ये तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ये सब कुछ यूजलेस है। वो आगे बढ़ता है और उसके सीने में 5 छींटे मारता है जिसकी वजह से उसके सीने में सुराख हो गए थे और सबकी वजह से एंग यही कहता है कि मेरे पास अभी चांस है, मुझे इस चांस को गंवाना नहीं है और इसी चांस का फायदा उठाकर इस डीमन को मारना है। अब उसे उसकी वीकनेस चाहिए थी। उसे ऐसा लगता है कि जो इसके ज्वाइंट्स हैं वही इसकी वीकनेस है, तो वो उसके ज्वाइंट्स पर अटैक करने लग जाता है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहने लग गया था कि मुझे इसके लिम्स पर भी अटैक करके उसे भी उखाड़ना होगा और इसी तरह वो उसके हाथ को लिम्स को उखाड़ने लग जाता है। और ऐसा करने की वजह से काफ़ी खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम पहले डीमन नहीं हो जिसे मैंने मारा है, मैंने तुम्हारे जैसे हज़ारों डीमन मारे हैं। वो डीमन पहले से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से में आकर जैसे एंग पर अटैक करता है तो एंग उस अटैक को नहीं रोक पाता। वो एक जाकर दीवार में लगता है और उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो उसे ये बताता है कि तुम मेरी वीकनेस के बारे में बेशक जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक वुड टाइप का डीमन हूँ। मेरे पास वुड टाइप की कोर है जिसकी वजह से मैं जल्द ही ठीक हो जाता हूँ। वो ये कहने लग जाता है कि ये तो एक वुड टाइप का डीमन है। इसने क्या कहा? मैं जानता हूँ कि ये डीमन बहुत ही कम पाए जाते हैं। पिछली सदी में तो ये इतने स्ट्रॉन्ग खतरनाक नहीं थे। आखिर पिछले 60 सालों में ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? और फिर वो उसे पकड़ते हुए डीमन ये कहने लग जाता है कि तुम ही वो हो जो मुझे बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करते हो और अपनी पावर का यूज करते हो उसे अपनी तरफ दोबारा खींच लेता है। अब उसने उसके सार से पकड़ लिया था, उसे को मारने के करीब था। उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, चलो उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें मैं मार ही देता हूँ, तुम्हारा किस्सा खत्म करता हूँ। और हैंग ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि मेरे इंटरनल आर्गन जो भी हैं वो सारे के सारे पंक्चर हो चुके हैं, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे मरूंगा। और ऊपर से मैं अकेला ही नहीं हूँ जहाँ पर मरूंगा, बल्कि दोस्त भी इसमें मारे जाएंगे। ये तो सब कुछ पहले वाला सीन है जब मेरे साथी मेरे साथ फाइट करने के लिए गए थे और वो सभी मेरी आंखों के सामने से तरह मारे गए थे। वो ये कहता है कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना, मैं तुम सभी लोगों को नहीं बचा पाया। अब जैसे ही उस डीमन उस पर अटैक किया तो उसी के साथ वो मार जाता है। डीमन ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी खुश हो गया, तो ये कहता है कि लगता है कि अब मैं इसे खा जाऊंगा, जब मैं इसे खाऊंगा तो हो सकता है कि मैं इवॉल्व कर जाऊं। अब जैसे ही अपना मुंह आगे बढ़ाता था ताकि उसे खा सके, उसी के साथ ही उसे एंग की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एंग उसे ये कह रहा था कि वो अच्छा तो तुम मुझे खाओगे। उसमें से काफ़ी एनर्जी बाहर निकल रही थी। उस एनर्जी को देखने के साथ वो डीमन भी काफ़ी हैरान हो गया था। और वो आगे से एंग उसे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं मारा जा सकता क्योंकि इससे मेरे सारे के सारे प्लान खत्म हो जाएंगे।
वो डीमन जो उसके अंदर मौजूद था वो ये कहता है कि भाई यकीन नहीं आ रहा कि जो मेरे कॉन्शियसनेस का आखिरी सिल्वर था ना वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अब एंग के अंदर जो डीमन था वो बाहर आना शुरू हो जाता है और उसी डीमन को देखने के साथ सामने खड़े हुए वन विंग डीमन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे वहां पर काफी टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस हो रही थी। अब उसके फिन निकलने शुरू हो गए थे। वो फिन पहले एक होते हैं, दो होते हैं, 6 तक पहुंच जाते हैं और इस सबको देखकर अगले डीमन की हालत पतली होती जाती है और फिर इसी तरह एंग के अंदर मौजूद डीमन के फिंग 8 तक पहुंच जाते हैं और ये पहला अकेला डीमन था जिसके पास 8 फिंग थे। वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारा किंग हूँ जो कि यहाँ पर आ गया। और जैसे ही सामने खड़ा हुआ वन फिंग का डीमन ये सब कुछ देखता है तो उसके साथ उसके होश उड़ गए थे और उसे यकीन नहीं आ रहा था और वो भी मान जाता है कि आप ही हमारे किंग हैं। फिर क्या, फिर वो डीमन ये कहता है कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। तो वन फिंग का डीमन एंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर एंग उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो और मेरा नाम है ग्रिम्सन फिन किंग। तो दूसरी तरफ हम तैंग तैंग को देखते हैं। तैंग तैंग को जाकर डीमंस के साथ फाइट कर रहा था, उन्हें मारे जा रहा था। उसने पूरे इलाके की छानबीन कर ली थी, जो जो भी कोई डीमन उसके हत्थे चढ़ता जा रहा था उसे मारता जा रहा था। लेकिन अभी तक उसे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर वो कहाँ पर हैं। लेकिन उसे अभी तक स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे। सबकी वजह से उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसने मन बना ही लिया था कि शाम भी होने वाली है और शाम से पहले बच्चों को ढूंढ कर उसे वापस भी लेकर जाना है। और इसी जगह पर जैसे ही एंग ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया था तो दूर खड़े हुए तैंग की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो कहता है कि आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। इस एनर्जी को देखने के साथ उसे दूर से खड़ा हुआ गड्ढा नजर आता है। उस गड्ढे को देखने के साथ वो ये कहता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि वो लोग यहीं पर मौजूद हों। और फिर हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान था। वो ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब भी वैसा का वैसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे पहले हुआ करता था। फिर डीमन किंग वन फिंग डीमन से एक ही बात पूछता है और वह बात यही थी कि जब से मैं मारा गया हूँ तो यहाँ पर जो हुकूमत कर रहे हैं क्या वही 5 डीमन लॉर्ड्स हैं जो पहले किया करते थे। तो इतनी बात सुनने के साथ ही वन फिंग डीमन ये कहता है कि हाँ हाँ वही 5 ही जो लोग हैं ना वही किंग बने हुए हैं, वही डीमन अभी तक डीमन लॉर्ड्स कहलवाते हैं और उनकी पोजीशन जरा बराबर भी चेंज नहीं हुई। और डीमन किंग ये बात सुनने के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपनी जिंदगी पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं। अब खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि वो भूल गया कि 60 साल पहले उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। अपने पास्ट के बारे में यही बता रहा था कि मैंने अपनी बॉडी को इस लड़के की बॉडी में कैद करवा लिया। ये मेरे लिए कंटेनर के तौर पर काम कर रहा था। मैंने सुना था कि ये दुनिया का नंबर 1 फाइटर है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस वक्त इसे चूज करने में गलती की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी कॉन्शियसनेस का आखिरी हिस्सा है और वो इसके लिए पूरी जिंदगी रिग्रेट करेगा। और अगर मेरे से कोई विश मांगे तो मेरी विश यही होगी कि मुझे उस जगह पर उठाया जाए जब मेरे पास ये फुली पावर मौजूद हो। और इतना ही नहीं बल्कि मन ही मन भी ये कहने लग जाता है कि ये तो मेरे पेशेंस का टेस्ट लेने वाले हैं और मुझे कोशिश करनी होगी कि एंग आके तरक्की करता जाए। जैसे ये तरक्की करेगा और उससे मुझे फ़ायदा होगा। उसने किसी फिनिशर मेमोरीज के बारे में बात की थी और वहीं पर उसके सामने झुका हुआ वन फिन डीमन ये कहता है कि क्या आप उसी मेमोरीज की बात कर रहे हैं जिसे हमारे जहनों से उतार दिया गया था। तो आगे से वो ये बताने लग जाता है कि हमारी मेमोरी इवॉल्वेशन में ही है। तुम्हें तो पता है कि हमारे ऊपर फिन्स होते हैं और उसी फिन्स की मदद से पता लगाया जाता है कि हम में कितनी स्ट्रेंथ है और इसी के मुताबिक हमारे लेवल को चूज किया जाता है। और जो कोई भी आगे बढ़कर डार्क लाइन के करियर को बनाना चाहता है तो उसके लिए एवोल्यूशन का होना ज़रूरी है और इसके लिए फिन मेमोरीज का रिक्वायर होना ज़रूरी है। और इस सब की वजह से हम बाकियों से काफ़ी अलग होते हैं और किंग कहलवाते हैं। और बिल्कुल ह्यूमन वॉरियर रैंक भी तुम्ही लोगों की तरह ही है। वे सिर्फ इस बात से छोड़कर कि तुम दूसरों को मारते हो ताकि खुद को एवोल्यूट कर सको। जबकि एंग की ये खास बात है कि वो तुम जैसे डीमंस को मारता है ताकि अपने लेवल को आगे बढ़ा सके। और फिलहाल अगर मुझे अपनी फिनिश मेमोरीज को दोबारा हासिल करना है तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो तरीका यही है कि मुझे एंग पर पूरा निर्भर रहना होगा। यही मेरे लिए आगे रास्ता बनाएगा। तो वानफिंग डीमन ये सब कुछ सुनने के साथ ही डीमन लॉर्ड को ये कहता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपको हर हालत में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस सब से डीमन लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता था। डीमन किंग उससे ये कहता है कि मुझे बस मेमोरी चाहिए जिससे ये आगे तरक्की कर सके। और वो उसकी गर्दन को उसके सर से उड़ा देता है। अब उसके डीमन को उसके डीएनए को वो ह्यूमन के डीएनए से मिला देता है और वो ये कहता है कि एंग तुम्हें अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता ओपन कर दिया है, बस तुम अब लेवल अप करते जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और अपने ही इसी फिन को आगे अवेकन करते रहो, वो भी स्टेप बाय स्टेप।
और जब मेरे पास दोबारा टाइम आएगा तो मैं फिर स्लम्बर से वापस आ जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही वो फिर हैंक की उसकी असली बॉडी उसे लुटा देता है। ये तभी हम देखते हैं कि हैंक को कुछ पास की मेमोरी याद आने लग जाते हैं, जिसमें वो अपने किंग को बचा रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी जख्मी भी था। इन्हीं मेमोरीज को याद करने की वजह से हैंक की आंख खुल जाती है, तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। तो यही कहता है कि ये सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा था, जहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही बुरी हुई थी। हाँ, ये सच में एक ड्रीम ही था। उसी के बारे में बैठा वो सोच रहा था कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं, जो कि उससे ये कहते हैं कि ब्रदर हैंक, तुम जाग गए। सुई भी आगे बढ़ती है और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे कलर क्यों चेंज हो गया, तुम्हारे बालों का कलर चेंज हो गया, लगता है कि ये सब कुछ उसी डीमन ने किया होगा। सुई उसके काफ़ी ज़्यादा करीब थी, तो अपने इतना ज़्यादा करीब देखने के साथ ही हैंक ये कहता है कि तुम इतना ज़्यादा करीब मत हो, और तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और फिर उन सभी को देखने के साथ ये कहता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो, जहाँ तक मुझे याद है कि हमें तो एक डीमन उठा कर चला गया था ना। उसने बस इतनी बात ही कही थी कि इतने में वहाँ पर टैंक आ जाता है। टैंक वहाँ पर आते साथ उसे ये कहता है कि लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद है कि उस गेम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब जैसे ही हैंक अपने कैप्टन जी जाओ टैंक को देखता है, उसी के साथ वो ये कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आगे से जेली यही बताती है कि यार बच्चे, ये टैंक की वजह से तुम यहाँ पर जिंदा वापस आ सके। जब टैंक टैंक अपना नाम सुनता है तो वो जेली को ये कहता है कि तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो, लेकिन जेली कहाँ पास आने वाली थी, वो फिर इसे नाम से उसे छेड़ने लग जाती है। और दूर बैठा हुआ फिर जोएल जी बताने लग जाता है कि हमने तुम्हें एक केव के बाहर ढूंढा था। जब तुम लोग हमें मिले उस वक्त तुम सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे। और ऊपर से खुशी की बात यही है कि वहाँ पर मानफिन डीमन भी करीब करीब तक ना था, वरना हो सकता है कि तुम लोगों को वापस ले जाना आसान ना होता। और जहाँ तक हमने तीनों से पहले पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो तीनों तुमसे पहले जाग गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं कि केव में क्या हुआ। लगता है कि तुम्हें कुछ न कुछ याद होगा, और जब तुम कोमा में थे उस वक्त तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई। वो उसके उसे मिरर में बाल चेक करवाती है, जो कि चेंज हो चुके थे। अपने हेयर का कलर देखने के साथ वो भी काफ़ी हैरान हो गया था, और ये कहता है कि रेनकार्नेशन के बाद ही ये सब कुछ अजीब और गरीब हरकत मेरे साथ हो रही हैं, आखिर इनका कलर क्यों चेंज हुआ। और वो ये कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं केव में था मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद से ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो टेरिफाइंग ही होगा जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। क्या मुझे इन सभी को बताना ना चाहिए कि मैं रेनकार्नेशन करके यहाँ पर दोबारा आया हूँ? नहीं, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं इन्हें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर वो झूठ बोलते हुए उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि मेरी एक ही बार आंख खुली थी और उसमें मैंने देखा कि मेरे तमाम दोस्त केव में थे, और उसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया, और तुम सभी लोग मेरे सामने खड़े हुए हो। तैंग तैंग जैसे ये सब कुछ देखता है तो वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे इस पर शक है या फिर सच में ये सच बोल रहा है। क्योंकि जब मैं केव में गया था तो मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा था, जो कि दीवारों पर लगा हुआ था। आखिर वो ब्लड किसका था, और वहाँ पर क्या वजह हो सकती है कि इतना ब्लड वहाँ पर लगा हुआ था। जोएल अब जल्दी से हैंक के पास पहुँच जाता है, उसे ये कहता है कि तुम हैंक हो, तो आगे से हैंक कहता है कि हाँ, मेरा नाम हैंक है। तो जोएल उसे ये बताने लग जाता है कि तुम्हारा नाम तो इनक्रेडिबल वॉरियर के साथ मैच करता है, और जब मैंने तुम्हारे रिजल्ट को देखा तो मुझे लगा कि तुम एक काम से लड़के हो, तुम्हारी फाउंडेशन काफ़ी वीक है, लेकिन जब तुम डीमन के साथ फाइट कर रहे थे तुम काफ़ी रिलैक्स और काम थे। क्या तुम पहले भी कभी किसी डीमन के साथ फाइट कर चुके हो? तो इस पर हैंक उसे ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे डीमन के साथ फाइट करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने इनके बारे में डिटेल इकट्ठा की हुई है, और इनकी वीकनेस और इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट को ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है। जाली सब कुछ उगने के साथ ये कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे पास अपनी ही थ्योरी है, और वो तैंग तैंग को ये कहती है कि तुम इसे एक स्प्लेंडेड वॉरियर बना सकते हो। और इतना सुनने के साथ ही वो काफ़ी हैरान हो जाता है, काफ़ी शौक था, और उन लोगों से पूछता है कि मेरा टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा। तो आगे से सुई खुश होते उसे कहने लग जाती है कि तुमने वॉरियर टेस्ट को पास कर लिया, और हम अभी भी टीम ही हैं। और वो ये बताने लग जाता है कि ये सब कुछ कैप्टन जे जाओ टैंक की वजह से ही हो रहा है, कि हम सभी लोग टीम हैं, और हम सभी लोग अपनी टीम होने की वजह से इस एग्ज़ाम को पास कर गए। अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ और वो लोग वॉरियर बन गए। इन सभी लोगों ने किसी भी मिशन को कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए कैप्टन टैंक इन सभी को ये बताते हैं कि तुम्हें सबके लिए 0 पॉइंट्स मिले हैं। अब जैसे नए वॉरियर्स मिल गए थे, उन वॉरियर्स को तैयार करके मार्केट में लेकर जाते हैं। मार्केट में जितने सारे लोग भी नए वॉरियर्स को देख रहे थे वो सारे काफ़ी शौक थे, और ये कहते हैं कि ये सभी तो काफ़ी यंग हैं। अब जैसे ही सारे वॉरियर्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कैप्टन टैंक आगे बढ़कर उन सभी को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम सभी को कांग्रेचुलेशन कहूँगा, क्योंकि अब से तुम लोग वॉरियर्स मान चुके हो, वो भी ऑफिशियली।
वो ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि एंग की टीम के बारे में बात कर रहा था। उन्हें ये कह रहा था कि तुम लोगों ने वन विंग डीमन के साथ मुकाबला किया और सरवाइव कर पाए। तुम लोगों को केव से वापस लेकर आया गया। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे। मेरे अंदर 9 टीम्स हैं और मुझे यकीन है कि तुम उन सभी को आउट परफॉर्म कर दोगे। एंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो ये कहता है कि क्या हमें दूसरे वॉरियर के साथ स्टैंड अप करना होगा? भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे प्रीवियसली याद है कि प्रीवियस बातों में हम इसके बारे में नहीं सोचा करते थे। हम जाकर लड़ते थे और जो कोई अच्छे से परफॉर्म करता था वो अपना नाम कमा जाता था। तो वहीं पर खड़ा हुआ लान एंग को ये कहता है कि क्या तुमने स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग के बारे में नहीं सुना? तो इस पर कहता है कि ये स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग क्या होता है? तो आगे से लान ये कहने लग जाती है कि तो अगर हमारी टीम की बात करें तो हम लोएस्ट रैंकिंग टीम है। और टैंक भी उन सभी लोगों को ये बताने लग जाता है कि मेरे पास 9 टीमों की लिस्ट है और तुम सभी के लास्ट में हो। जैसा कि सारी 9 टीमें मेरे पास हैं तो इसलिए तुम्हें बाकी 8 टीम्स के साथ ही मुकाबला करना होगा। और यहाँ पर तुम्हारे दरमियान कंपटीशन हुआ करेंगे। तुम्हें जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। जितने पॉइंट्स हासिल करोगे उतना रैंक आगे जाएगा और जो पहले रैंक पर आएगा उसे इनाम भी मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो टीम लास्ट में आएगी तो उसके कैप्टन और टीम को पनिश किया जाएगा। और इतने नहीं बल्कि उन्हें साफ सफाई पर लगा दिया जाएगा। वो लोग तभी तक इंतजार करेंगे जब तक अगले महीने एक और कंपटीशन नहीं हो जाता और एक लास्ट वाली टीम नहीं मिल जाती। तो एंग ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाता है, ओह अच्छा, इसलिए मुझे इतनी हैरानी हुई कि यहाँ पर इतने स्ट्रीट साफ कैसे होते हैं। ये काम तो वॉरियर्स करते हैं। तो आगे से फिर टैंग भी उसे बताने लग जाते हैं कि यही रूल्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि डीमन अब इवॉल्व करना शुरू कर चुके हैं और हम वॉरियर्स अब रिलैक्स नहीं कर सकते। फिर वो सीतू को ये कहता है कि सीतू, तुम्हारे इस टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है इसलिए तुम्हें टीम लीडर बना दिया जाता है। और बाकी क्या तुम सभी लोग इस फैसले से ठीक हो? तो वहाँ पर खड़ा हुआ लान जी कहता है कि मुझे तो मिस सेतु पर पूरा यकीन है। और इवन वहाँ पर खड़ी हुई सीयू भी यही कहती है कि मुझे भी इस पर पूरा यकीन है। जबकि एंग मन ही मन में ये कह रहा था कि इसे मुझे चूज करना चाहिए था, इसने मुझे चूज क्यों नहीं किया, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। और ये सब कुछ सुनने के साथ ही तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और वो अपने कैप्टन को ये कहती है कि आप जो कोई भी मिशन देंगे मैं उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर कैप्टन थे उन सभी लोगों को ये कहता है कि ठीक है, बातें बहुत सारी हो गई, दोपहर हो चुकी है, तुम सभी लोग जाओ और अपने मिशन को ढूंढो। जो मिशन तुम्हें चाहिए उसे ले लो और उसे कंप्लीट करो और पॉइंट्स हासिल करो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए तुम्हें बैटल सूट्स भी दिए जाएंगे। तुम सभी लोग मेरे साथ चलो और जाकर देखो कि अगर तुम्हें कोई वहाँ पर बैटल सूट मिलता है तो उसे चूज़ कर लो, कोई ख़राब भी है तो उसे ठीक करवा लो। और मैं ये बात यहीं पर डिसमिस करता हूँ। अब जैसे ही कैप्टन टैंग वहाँ से कहते हैं कि तभी ही सीतू कहती है कि अब अपने मिशन पर लग जाना चाहिए, पहले भी हम दूसरे लोगों से 3 दिन पीछे चल रहे हैं। तो इतना सुनने के साथ ही सोई उसे वहीं पर रोक लेती है। उसे ये कहती है कि 1 मिनट तुम रुक जाओ, अभी बहुत सारे काम है जो जाने से पहले करने हैं। इतना सुनने के साथ ही सीतू उसकी तरफ अजीब सा मुंह बनाकर देखते उसे ये कहती है कि वो क्या काम है और मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि क्यों ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, क्या कुछ मैं भूल गई हूँ? तो आगे से सीयू कहती है कि नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं भूली हो, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि हम अपनी टीम की एक फ़ोटो ले लें, तो क्यों ना एक फ़ोटो ले ली जाए। एंग ये सुनने के साथ खुश होते हुए ये कहता है कि वह जो इतना भी बुरा नहीं है, अगर तुम चाहो तो ठीक है, फ़ोटो ले सकती हो। और फिर हम कैप्टन्स को देखते हैं और कैप्टन में खड़े हुए टैंक बाकियों को ये बता रहे थे कि तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है। तो जल्दी ये कहने लग जाती है कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर फिन डीमन भी आ सकते हैं। और ऊपर से जैसे हम केव में गए थे तो वहाँ पर हमें अननोन डीमन का ब्लड भी मिला था जो कि हर जगह पर फैला हुआ था। जोल ये सुनने के साथ ही ये कहता है कि तुम्हें क्या उन चारों पर शक है? क्या उस चारों ने मिलकर उस डीमन को मारा होगा? तो आगे से टैंक कहता है कि नहीं, मुझे उन चारों का तो नहीं पता लेकिन मुझे एंग पर शक ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो पीछे से जेली आकर उसे पकड़ लेती है। उसे ये कहती है कि ये सब कुछ तुम इमेजिन ही कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और अपनी टीम पर फोकस करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। मुझे यकीन है कि वो मेरी टीम को नहीं हरा पाएंगे। वो सिर्फ सिमट ही गई थी और इस सबसे टैंक टैंक काफ़ी हैरान हो गया था। और जोल फिर उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि हम सभी लोग ही वो कोशिश करेंगे कि उस पर आंख रखें और टैंक टैंक तुम छुपा शलैंग पर नज़र रखना और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो हमें बता देना। अब वो लोग शहर में घूम फिर रहे थे कि तभी एक बोर्ड के जाकर के करीब एंग खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ मिशन दिखाई दे रहे थे और वो उन्हें रीड करने लग जाता है। वहाँ पर वो कुछ मिशन के बारे में पढ़ रहा था जिससे उन्हें 10 पॉइंट्स मिल सकते थे कि तभी लान और वहाँ पर सीओ आ जाती है और उसे ये बताने लग जाते हैं कि ये मिशन इतने भी आसान नहीं होते। एंग का तो ख्याल था कि वो ए रैंक के मिशन को लेगा, लेकिन लैन उसे ये समझा रहा था कि हमें बी और सी रैंक के मिशन को लेना चाहिए। अगर हम वो 2 मिशन कंप्लीट करते हैं तो इससे हमें तकरीबन उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे जितना कि ए रैंक के मिशन को कंप्लीट करने से होगा। लेकिन ये बी एंड सी वाले काफ़ी सेफ हैं जबकि ए रैंक का काफ़ी ख़तरनाक मिशन होगा।
हैंग ये बात सुनने के साथ कहता है, ओ अच्छा मैं समझ गया, और वहां पर खड़ी हुई सीतू भी ये कहने लग जाती है कि मैं भी ये सारी बातें समझ गई, अगर ऐसी बात तो फिर हम सभी मिशन ले लेंगे। अब उन लोगों को मिशन कंप्लीट करना था, इसलिए वो लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। हैंग के पास नैनोइंग तकनीक थी, और इसी नैनोइंग तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ ही वो अपने वेपन को वहीं पर समन कर लेता है। वेपन को देखने के साथ वो ये कहता है कि पिछले 60 सालों में इंसानों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी न्यू न्यू इक्विपमेंट का इजाद कर दिया। और जैसे सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो सीतू उन सभी लोगों से यही पूछती है कि क्या तुम सभी लोग तैयार हो, तो इस पर सभी लोग यही बताते हैं कि हाँ हम सभी लोग तैयार हैं। वो फिर उन्हें ये बताने लग गई थी कि जो हमारा टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि दो नॉन फेंट डीमंस हैं। हमने जाके पढ़ना है, उन्हें मारना है, और यही हमारा प्लान है और हमें इसे फॉलो करना होगा। और सीतू फिर मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि हमारे पास इसके अलावा भी 3 और A रैंक के मिशन हैं जिन्हें हमने कंप्लीट करना है, तो हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, इसे जल्द से जल्द यहीं पर ख़त्म करना होगा। और इसी के साथ वो लान को ये भी कहती है कि लान आगे बढ़ो और इनकी जो लाइन है ना पहले उस पर अटैक करो और उन्हें यहाँ से आने से पहले नहीं रोको। लान बिल्कुल ऐसा ही करने लग जाता है, और ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि सीतू का था। सीतू ने और भी काफ़ी सारे प्लान्स बना कर रखे हुए थे ताकि इन्हीं प्लान्स का इस्तेमाल करके वो उन्हीं मॉन्स्टर्स को हरा सके। इस फाइट में एंग और उसके साथ साथ सुई भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एंग के मन ही मन में यही जा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो। और इवन लैन के पास भी वेपन्स थे और इन वेपन्स का इस्तेमाल वो सामने आए हुए डीमंस पर करता है। सीतू खुद भी इसमें अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, इसके पास भी एक वेपन आया हुआ था, उसके सामने कुछ दो डीमंस आ जाते हैं तो उस पर अटैक करते हुए ये कहती है कि फाइनली मुझे वो मौका मिल ही गया। इस अटैक की वजह से वो डीमन को ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही उसने डीमन का खात्मा किया था तो वो काफ़ी खुश हो गई थी और ये कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस तो वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा इनक्रीज होती जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि वहीं पर सीओ ने एक जगह पर अपने मेटल को रख दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर जितना भी फॉग था वो सारा का सारा फॉग डिस्पेल हो जाता है, और सबकी वजह से वो काफ़ी खुश हो गई थी। अब जैसे उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया था और उसकी वजह से लान भी काफ़ी थक जाता है। वो ये कहता है कि हमने जो एग्जामिनेशन में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, ये मिशन तो उससे काफ़ी हार्डर था। एक फॉग को डिस्पेल करना इतना भी आसान नहीं होता। फिर इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें कुछ वहाँ पर रेड कोड जैसी चीज़ें तो दिखाई देने लग जाती हैं, जिसे सीतू हासिल करते ही काफ़ी खुश हो गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि सीतू अपने टीममेट्स को भी सबके लिए थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस फाइट में अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। अब उन्हें 10 पॉइंट्स मिल गए थे, तो जैसे वो टैबलेट देखते हैं तो उसके ऊपर उनके 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। जो कोई भी अपना मिशन कंप्लीट करता था उसी वक्त उसके पॉइंट अपडेट हो जाया करते थे। अब वो अगले मिशन की तैयारी करने लग जाते हैं कि तभी ही फिर सीतू ये कहती है कि हमने अभी भी एक मिशन को कंप्लीट किया है, अब मुझे भी दिखाओ कि हमने कैसे परफॉर्मेंस किया। ये तो उनका पहला मिशन था। आगे अगले मिशंस को देखते हैं, जिनमें से एक तो पहले उन्हें 3 नॉन-फिन डीमंस को कैप्चर करना था, वो भी अलाइव, और दूसरा वो कि उन्हें 2 नो-फिन डीमंस को कोर को हासिल करना था। ये मिशन पहले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। वो वहीं पर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने पूरा दिन लगा लिया और अभी तक सिर्फ 3 ही कोर हासिल कर पाए, हमें 7 कोर और हासिल करने हैं और ऊपर से डीमन को अलाइव पकड़ना तो काफ़ी मुश्किल होगा। और वहीं पर कड़वालांत भी ये कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि हमारे लिए कोई भी मिशन इतना आसान नहीं होने वाला जितना आसान हम समझ रहे थे। फिर ये तो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उन सभी लोगों को ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम सभी लोग अपने प्लान पर काम करेंगे क्योंकि हमें दोनों मिशन को कंप्लीट करना होगा। हम जितने मिशन कंप्लीट करेंगे हमारा रैंक उतना ही जल्दी ऊपर बढ़ता जाएगा। वो तो वहां पर खड़ी हुई ऐसे तकरीर कर रही थी कि तभी उसके दोस्त ये देखने के साथ उसे मोटिवेट करने लग जाते हैं, और इवन वहां पर खड़ी हुई सीयू दोस्त की फोटोज भी और कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाने लग जाती हैं। और फिर लान एंग से ये पूछता है कि ब्रदर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तो एंग भी ये कहने लग जाता है कि मेरा भी ये ख्याल है कि बाकी टीम्स भी पॉइंट्स को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, और अगर हमने अपने आप को यहीं पर पीछे रहने दिया तो फिर हमें उनके साथ मैच करने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, तो हमें अपने मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि पता नहीं अब मेरे दिल को क्या हो रहा है, ये पिछले 60 सालों में शायद मैं जो बेहोश पड़ा हुआ था उसकी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों के साथ स्पेंड टाइम करना भी काफ़ी अच्छा रहता है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो इससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है और मैं इस सब की वजह से काफ़ी खुश भी हूँ। और वो फिर सारे दोस्तों को ये कहता है कि दोस्तों अभी तो शाम होने में वक्त है, तो शाम से पहले ही हमें आगे बढ़ना होगा, उन डीमंस को पकड़ना होगा और इसी के साथ ही अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। तो उसके सारे दोस्त ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो जाते हैं।
और जी आपके वहाँ पर खड़ी हुई सीतू ये कहने लग जाती है कि ये तो लाइन्स मेरी थी, लेकिन इसने ये क्यों बोल दी? वो लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं और उन्होंने शाम से पहले ही 3 डीमंस को अलाइव पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद वो लोग उन्हें फिर बाँधना शुरू कर देते हैं और काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये मिशन जल्दी कंप्लीट कर लिया था। तो इतना ही नहीं बल्कि उनके पास जो गन्स थी, तो जैसे सीतू से देखते हैं तो वो ये कहती है कि अभी तो हमने कुछ और डीमंस को भी पकड़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि इन गन्स में की पावर ख़त्म होती जा रही है। इन्हें स्पेशल बुलेट दी गई थी और वो कुछ थोड़ी बहुत ही मिलती थी। एंग को इसके बारे में नहीं पता था। वो उस गन को गौर से देखने लग जाता है। तो सीतू से ये कहता है कि लगता है कि तुम्हें हर बात की एक्सप्लेनेशन देनी होगी और वो फिर इस गन के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। और ये देखते साथ ही फिर एंग ही मन ही मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि आजकल इसी ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से डीमन को पकड़ा जाता है। और जब हमारे दौर की बात है तो उस दौर में हमें इन डीमंस के साथ फाइट करना पड़ती थी और इन्हें हराना पड़ता था, फिर ही हम इसे कैप्चर कर सकते थे। और इसलिए ऊपर से शिकायत आया करती थी कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और वहां पर खड़ा होकर लान खुश हो गया था। वो ये कहने लग जाता है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने डीमन को कैप्चर कर लिया, वो भी अलाइव। वो भी हमारे पास इतनी ट्रैंक्विलाइजर से जो वो भी बुलेट्स पाई जाती हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से हमने इन 3 और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए डीमन के एक पूरे झुंड को ख़त्म कर दिया। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि इसमें काफ़ी सारे और भी डीमन शामिल थे जिनकी तादाद 12 थी। और जीतू फिर ऐसा सब कुछ करने की वजह से काफ़ी थक गई थी और वो भी ये कहने लग जाती है कि सनसेट से पहले हमें अपने घर वापस जाना होगा। और ये भी रूल के मुताबिक ही होगा क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो फिर हमें इसके लिए पनिश किया जा सकता है। और वहीं पर खड़ी हुई सोई भी यही कहती है कि ठीक है, अब हम घर जाते हैं और वहां पर जाकर डिनर करेंगे। काफी खुश थी। जबकि यंग मन ही मन में ये कहता है कि इसने कहा कि घर जाना है, मुझे तो पता ही नहीं है कि फिलहाल मेरा घर कहाँ पर है। और वहीं पर खड़ी हुई फिर सेतु ये कहने लग जाता है कि अगर हमने घर जाना ही है तो फिर हमें बाकी पीछे जाकर लोगों को बताना होगा कि हमने अपने मिशन कंप्लीट कर लिए हैं। वो लोग वहीं पर खड़े हुए इसके बारे में बातें ही कर रहे थे कि तभी एक बुलेट उनके पास से होकर गुजर जाती है। और आएंगे सबकी वजह से काफी हैरान था और सभी को यही कह रहा था कि यहाँ की सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और वो बुलेट सीधा जाकर एक डीमन को लगती है जिसकी वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। ये जी देखते साथ ही सीयू को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कौन है, किसने हमारे डीमन को मारा। कि तभी साइड पर एक और ग्रुप के बंदे बैठे हुए थे और उनका टीम लीडर ही ने ये कह रहा था कि लगता है कि तुम ही वही नई लड़की हो जो कि यहाँ पर आकर अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे हो। और हमने भी यहीं पर डिसाइड किया हुआ कि जो कोई मिशन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा हम उसके मिशन को खराब कर देंगे। यांग उन्हें देखने के साथ ये कहता है कि आखिर तुम कौन लोग हो। तो उनका लीडर ये बताने लग जाता है कि हम भी टैंक टैंक के ग्रुप में शामिल हैं और हमारे ग्रुप का नाम है ब्लैक गन। अगर तुम्हें सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और हम 9 स्क्वाड से बिलोंग करते हैं। और फिर वो अपने साथ खड़ी हुई लड़की से ये पूछता है कि इस बार हमारे लीडर टैंक टैंक को कितने नए स्क्वाड ने ज्वाइन किया है। तो वो लड़की ये बताती है कि 3। फिर वो उन सारे लोगों को देखता है और उन चारों को देखने के साथ ये कहता है कि इन्होंने अभी तक हमें कोई भी रिस्पेक्ट पेश नहीं की, ये तो रिबेलियस हैं। और ऊपर से इन्हें हमारे पास आना चाहिए था, हमसे अप्रूवल लेना चाहिए था, तभी जाकर ये ए रैंक के मिशन को कंप्लीट कर सकते थे। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। इन्हें दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो आगे से वहीं पर सीतू काफी गुस्से में खड़ी हो तो ये कहती है कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि हम अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो दूसरी टीम का लीडर ये कहता है कि हम अभी तक तुम्हारे लीडर से नहीं मिले, क्या तुम हमें उससे मिलवाओगे नहीं। बस इतना सुनना था कि सीतू आगे बढ़कर दूसरी टीम के लीडर पर जैसे अटैक करते हैं तो दूसरी टीम का लीडर उस अटैक से आराम से बच गया था। वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, उसे ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने सीनियर्स पर अटैक करो, लगता है कि इसके लिए तुम्हें मदद सिखाना ही होगा। लेकिन सीतू इस सबसे बाज नहीं आने वाली थी। वो ऑलरेडी काफी गुस्से में थी, तो वो जैसे ही दोबारा अपोनेंट के लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से जाकर सोई उसे पकड़ लेती है। वो ये कहती है कि हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ये हमारे सीनियर्स हैं। जबकि सीतू उस समय ये कह रही थी कि तुम लोग इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो, हमने इतनी मेहनत की उस डीमन को पकड़ने के लिए, लेकिन तुमने हमारी सारी की सारी एफर्ट को ज़ाया कर दिया। तो आगे से दूसरी टीम का लीडर ये बताने लग जाता है कि तुम क्या कह रही हो कि इसमें हमारी गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब कुछ ऐसे होना ही है, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। और उनकी ये बातें सुनने के साथ मामला तो और भी ज़्यादा खराब होते जाते हैं और रैंक फिर ये सब कुछ देखने साथ ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपोनेंट टीम के लीडर पर अटैक करके उसकी हालत को ख़राब कर देता है। वो उन्हें ये बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे लिए यंगस्टर्स हैं, हम यहाँ पर आकर अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर हमें बुली कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
और आखिर तुम किस रूल्स की बात कर रहे हो? तुम जिस भी रूल्स की बात कर रहे हो ये सारे के सारे अनरीजनेबल रूल्स हैं। ऐसा कभी भी पास्ट लाइफ में नहीं हुआ करता था। उसकी ये बातें सुनने के साथ वहां पर खड़े हुए उसके टीममेट्स कुछ तो हैरान हो गए थे और कुछ काफी खुश हो गए थे। दूसरी टीम के लीडर को अब काफी गुस्सा आ गया था और वो उसे ये कहता है कि तुम एक बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अब तुम्हें हमारे साथ बैटल करने के लिए तैयार होना होगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और वो अपने टीममेट्स को ये कहता है कि तुम भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। अब दोनों टीम्स के लोग आपस में फाइट करने के लिए दूसरे की तरफ आगे तेजी से बढ़ ही रहे थे कि तभी बीच में तैंग आ जाता है। और रंग ये देखते साथ ये कहता है कि अब टैंक बीच में आ चुका है तो लगता है कि हमारी इनके साथ फाइट नहीं हो पाएगी। वैसे मैं देखना चाहता था कि हमारे सीनियर्स कितने पानी में आए और आजकल के वॉरियर कब तक और कितनी देर तक फाइट करते रहते हैं और इनकी टेक्निक्स क्या है। अब टैंक भी काफी गुस्से में थे और वो दोनों टीम को ये कह रहे थे कि क्या तुम दोनों को परवाह नहीं है कि तुम दोनों अगर लेट वापस गए तो इससे तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। तुम यहाँ पर रुक कर खुद के साथ मुकाबला कर रहे हो। तुलान ये बात सुनने के साथ ही स्क्वाड्रन लीडर याओ तांग को ये बताता है कि ये दूसरी टीम के लोग थे जिन्होंने ये सारा तमाशा स्टार्ट किया था। और सीतू ये बातें सुनने के साथ लान को ये कहती है कि क्या तुम बच्चे हो जो यहाँ पर रुक कर शिकायतें लगा रहे हो? जबकि वहीं पर खड़ी हुई सोई यही बताती है कि मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं जिसमें साफ वतन दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हमारे शिकार को मार दिया, हमारे मिशन को खराब कर दिया। अब उसके बाद कुछ ऐसे फोटोज थे जिसमें उन्होंने जिंदा डीमंस को कैप्चर किया था और इसके बारे में टैंग भी सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और सीतू ये बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि हमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था लेकिन ब्लैक कैन के स्क्वाड के लोग यहाँ पर आ गए और हमारी सारी एफर्ट्स को ज़ाया कर दिया। उनकी बातें सुनने के साथ टैंक उन्हें ये कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन जब ये नए थे तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। और बाकी ये सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम इन सभी का मुकाबला कैसे करोगे, इन्हें हराओगे या फिर इनसे हारोगे। ये तुम्हारा ही मामला है, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। जिनको पॉइंट ज्यादा होंगे वो नंबर वन ग्रुप बन जाएगा, जिसके कम होंगे वो लास्ट पे भी आ सकते हैं। और तुम सभी को तो पता ही है कि तुम लोग वॉरियर्स हो तो वहां पर तो खतरा और भी ज्यादा होते हैं। ये तो खतरा कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के साथ फाइट करने को तो मैं कुछ भी नहीं मानता। और तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर तुम दोनों को आपस में फाइट करने से रोकने के लिए आया था, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर सूरज डूब रहा है, इससे पहले तुम्हें घर वापस जाना होगा। और वो गन टीम के पास जाता है और ब्लैक गन टीम को ये कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एक नए ग्रुप ने आकर एक मिशन को कंप्लीट कर लिया लेकिन तुम लोग यहाँ पर बेशर्मी से ये सब कुछ देखते रहे। जैसे वो लोग वहां पर गए थे तो तभी दूसरी टीम का लीडर यही पूछता है कि एंग तुम्हारा नाम क्या है? एंग ने जैसे उसे अपना नाम बताया था तो उसका नाम सुनने के साथ ही दूसरी टीम के लीडर के होश उड़ जाते हैं। और फिर वो काफी देर तक हंसता रहता है और अपनी टीम के लोगों को ये बताता है कि इसका नाम भी ग्रेट वॉरियर के नाम के बराबर ही है। जबकि वहां पर खड़ा हुआ एंग थोड़ा सा मुंह बना लेता है और ये कहता है कि किसी ने मुझसे नाम पूछा था। अब जैसे दूसरी टीम का लीडर वहां से जाने वाला था तो वैंग को ये कहता है कि मैं तुम लोगों को इतने भी इजीली पॉइंट हासिल नहीं करने दूंगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और इस मंथ में तो तुम लोग ही लीडर बोर्ड के एंड पर हो गए। वो काफी गुस्से में था जब ये बातें बता रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसका फेस की जो हालत बिगड़ी हुई थी वो उसकी तरफ इशारा करके उसे बता था कि मैं इसका भी बदला तुमसे जरूर लूंगा। अब जाकर उसने अपना मास्क पहन लिया था और ब्लैक गन के बाकी टीम मेट्स को ये कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा और वो सभी के सभी फौरन ही वहां से चले गए थे। और थैंक भी ये बताने लग जाता है कि ब्लैक गन आपको स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बिल्कुल ना लगे लेकिन वो लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में हर अच्छे बंदे को फंसा लेते हैं। और वो उनकी टीम को ये बताने लग जाता है कि उनके लीडर को तुम बिल्कुल भी हल्का मत लेना, वो नए राजा शिकार नामे काट चुका है। तुम दूसरी टीम्स के लोगों को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनसे स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारी गलत फहमी होगी, लेकिन हाँ तुमने अच्छा काम किया। अब बहुत देर होने वाली है तो ठीक है अब हमें घर वापस जाना होगा। और सभी लोग घर वापस जा ही रहे थे कि सीतू के मन में जो भी बातें चल रही थी वो कहते हैं कि अब मुझे सारी बातों को भूलना होगा। और जबकि वो एंग को ये कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, इसलिए कि क्या तुम कूल दिखो। और हाँ लेकिन एक बात तो है कि जो कि तूने आगे बढ़कर दूसरी टीम के लीडर को मारी थी वो काफी जबरदस्त थी। फिलहाल ये कहता है कि क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर जाएं, लेकिन इस पर एंग कहता है कि नहीं हमारे और भी प्लान्स हैं। इसके बारे में लैन बताता है कि कौन से प्लान्स। तो जब ये सुनने के साथ यंग मन ही मन ये कहता है कि मेरा ये प्लान है कि मैं जाकर तीनों डीमंस को अलाइव पकड़ लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।